वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। 80 प्लस क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। कल मैं लाइव नहीं हो पाया था रात को, तो ये वीडियो आज आपको मैं डे टाइम में दे रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे, हमेशा 10 से 12 क्वेश्चंस मैं हर दिन डालूंगा। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो मिसलिनियस टाइप भी होंगे, थोड़े लॉजिकल होंगे और ईजी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बाकी मैंने हर चीज़ आपको पढ़ा दिया है। जितने लोग भी ठीक है चाहते हो कि इस बार विदाउट एनी सिंगल डाउट आप इस बार ये एग्ज़ाम ईजिली निकाल ले जाओ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैक्सिमम लोग ने इस कोर्स में एनरोल किया है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कि ये आपका आखिरी एग्जाम हो, और अगर आपको लगता है कि सर मैथ्स रीजनिंग में मैं क्या पढूं, कितना पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या पढूं, कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दूं, तो A to Z चीज़ में इसमें मैंने पढ़ाया है और उतना ही पढ़ाया है। ये पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग का बैच है, बैच 5 में अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हर दिन जो टेस्ट मैं लूंगा वो सबके लिए यूट्यूब पे आता रहेगा। बाकी इस कोर्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस दो और कोर्स ज्वाइन करो, और हर दिन जो वीडियोस आपको दिए जाते हैं A to Z मैंने यहाँ चीज़ आपको पढ़ाया। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, पहले पॉज करना है, अब मतलब वीडियो रोकना, ठीक है, पहले खुद सॉल्व करना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखोगे। 10 आउट ऑफ 10 आपको स्कोर करने का पूरा संभावना है। ठीक है, चलो, और नीचे कमेंट करोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके, एक आयताकार मैदान का परिमाप 482 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का मतलब रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2l+b। मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है वो है मेरा 480 टू लेंथ को मैं 5x मान लेता हूँ और इसको 3x मान लेता हूँ ब्रेथ को। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 5 6 7 8x हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 30 40। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख लो, डायरेक्टली कट जाएगा ये। ठीक है, 16 3 जा 48, मतलब x का वैल्यू आपका आ जाएगा 30। ये जैसे ही 30 आ गया, x का वैल्यू यहाँ रखो, x का वैल्यू यहाँ रखो, मतलब लेंथ इक्वल टू आ गया 150 और ब्रेथ इक्वल टू आ गया आपका कितना, 90। ठीक है, समझ में आया। अब इसको क्या है, अब लिख दो यहाँ 150 इंटू 90, 15 इंटू 9 करोगे तो कितना होगा 135, और डबल जीरो और लगा दो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1350। आशा करता हूँ हर किसी ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क पूरा किस तरीके से कम समय में करना है मैंने सिखाया। जल्दी से, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और नोटबुक लेके बैठो। ठीक है, नोटबुक मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, शाम को कि नोटबुक लेके बैठना है, क्वेश्चंस को लिखो। ठीक है, अगर लगता है कि सर ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा अलग है, लिख लिया करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। S और R मिलकर किसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले S कार्य छोड़कर चला गया, और इस वजह से कार्य पूरा होने में 51 दिन का समय लगा। S ने अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर दिया होता। ठीक है, बोला जा रहा है कि S अगर अकेला काम करता, ध्यान से समझना। ठीक है, S ने अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर दिया होता। अगर पूरा काम अगर S को दे दिया जाए तो कितने दिन में ये काम पूरा कर देगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो, मैंने मान लिया कि जो इसका एक दिन का एफिशिएंसी है S का, वो S है। ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी आप समझते होगे। तो एक दिन का एफिशिएंसी इसका S और R जो है मैंने एफिशिएंसी मान लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं S प्लस R लेता हूं, मतलब एक दिन का काम S का S है और एक दिन का काम R का R है। ठीक है, ये कितने दिन काम करते हैं, देखो अब ध्यान से समझो, मैं बताने जाऊँ। 12 दिन इन्होंने क्या किया, मतलब S जो है 12 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, मतलब 12 दिन पहले ही S कार्य छोड़ के चला गया। ठीक है, तो मतलब इन दिनों ने साथ में कितना काम किया, 30 दिन काम किया है। ठीक है, और यहां ध्यान से समझना, और S के छोड़ देने के बाद, ठीक है, जो पूरा काम करता है वो कौन करता है, आपका R करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां आपको समझाना चाहूं कि S प्लस R का 12 दिन का काम, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा आपका, सिर्फ हमारा R का कितना, देखो तो 51 माइनस उन लोगों ने कितना दिन काम किया है, 30 दिन साथ में, तो काम बचा कितना आपका यहाँ 21। मतलब जो काम, आप ध्यान से समझना, जो काम R को करने में 21 दिन लग रहा था, उसी काम अगर वो 12 दिन और रुक जाते तो S प्लस R वो तो 42 डेज में ही हो जाता। मतलब अगर वो 12 दिन और काम साथ में करते तो ये काम 42 डेज में हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं, S 12 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। मतलब S प्लस R का जो 12 दिन का काम होगा
वो आर का 21 दिन का काम होगा। बस इतना अगर आप समझ लो आपका हो गया। देखो तो ये हो जाएगा आपका 3 से अगर आप काटते हो इसको तो यहाँ आ जाएगा 4 और 3 से अगर इसको काटते हो तो ये हो जाएगा 7। तो अब आर एस प्लस आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 7/4। तो देखो s प्लस आर अगर मेरा 7 है और r इक्वल टू मेरा 4 है तो s का वैल्यू यहाँ से निकल गया। s का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और r का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक नीचे है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा मुझे बताइएगा, ठीक है, कि सर आज ये समझ भी नहीं, पर थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें हर दिन करना है और टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो s इक्वल टू 3 r इक्वल टू 4, समझ में आया। ये मुझे एफिशिएंसी मिल गया। टोटल वर्क कितना है एस प्लस आर इंटू 42 डेज। अगर मैं ये कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, देखो एस, क्योंकि टोटल 42 डेज में काम कंप्लीट हो गया और एस और आर क्या है, इफिशियंसी है उसका, एक दिन का काम। एस कितना है 3 और ये कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 42। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। और एक दिन का क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि एस इसको कितने दिन में कर लेगा। एस का एक दिन का काम कितना है 3 है, तो अगर इसको आप टोटल वर्क है ये आपका पूरा काम, इसको मैं 3 से अगर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और 14 7 जा कितना होता है आपका 28, 7 7 8 1 9 98। तो 98 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। पूछा ये था कि एस ने अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर दिया होता, या एस कितने दिनों में ये काम पूरा काम कर देगा, ठीक है। चलो अब ये देखो 130, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान से समझना, ठीक है। 135 रुपये प्रति हेक्टर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल काटने का कुल इतना है। तो मान लो वो कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसको बोला है कि स्क्वायर में मतलब पूरा ये वर्ग में कुछ भी खेती हुआ होगा और उसको काटने के लिए मान लो गेहूं ही है, ठीक है, काटने के लिए कितना पैसा लगता है 1215 लगता है, और हर प्रति हेक्टर काटने के लिए कितना लगता है 135 होता है। तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना हेक्टर का जमीन है, वो कैसे निकालेंगे। तो 1215, क्योंकि टोटल पैसा इतना लगा है और एक हेक्टर काटने के लिए कितना लगता है 135 लगता है, ठीक है। तो इसको काटोगे आप जैसे ही, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 9 बचे 45, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 9 हेक्टर क्या है आपका प्लॉट है। अब यहाँ ध्यान से समझना, पर और क्या करना है, इसके खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से कच्ची बाड़ लगाना है। मतलब इसको आपको क्या करना है, फेंसिंग करना है चारों तरफ से, ठीक है, ताकि और कुछ एक्स्ट्रा गाय भैंस ये सब डायरेक्ट इसमें ना घुसे, ठीक है। और 75 पैसा प्रति मीटर है, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर ने, मीटर से भी आप समझ सकते हो पेरीमीटर का बारे में पूछ रहा है, मतलब परिमाप, ठीक है। ये चीज समझ में आया। उसके बाद देखो जब मुझे निकल गया कि मेरा 9 हेक्टर है, ठीक है, 9 हेक्टर है, ये पूरा प्लॉट जो है 9 हेक्टर का है, बट मुझे जो ये जो प्रति मीटर जो दिया है पैसा बाड़ लगाने के लिए वो मीटर में दिया था। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना 1 हेक्टर इक्वल टू होता है आपका 10,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरिया निकल गया, ठीक है, एरिया निकल गया किसका, वर्ग का। तो अगर मुझे साइड निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रूट कर दूंगा 9 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 100, तो 300, मतलब साइड्स जो है इसका कितना है 300 है, ये भी 300 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा परिमाप, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4, ठीक है। और कितना पैसा लगेगा इसको करने में, तो 75 पैसा प्रति मीटर। पर आंसर मुझे क्या में दिया हुआ है, ये मुझे दिया है रुपया में, तो मैं 75 पैसा को रुपया में चेंज करूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, यहाँ आ जाएगा तो 12 इंटू 75 कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लॉजिकल था, ठीक है, इसमें थोड़ा आपको पहले ये सोचना था, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैसे, एरिया निकाल लिया यहाँ से, तो ये तो क्या था आपका हेक्टर में था, तो फिर मैंने क्या किया, जब मैंने देखा यहाँ मुझे पैसा में दिया हुआ है तो मैंने इसको क्या किया, मतलब मीटर में दिया हुआ है तो मैंने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया। मीटर स्क्वायर से मुझे क्या निकल गया, मुझे एरिया निकल गया, एरिया से फिर मैंने साइड निकाल लिया और साइड से मैंने परिमाप निकाल लिया, और परिमाप का दिया हुआ है कि 1 मीटर का कितना लगता है, तो मैंने उसी हिसाब से 900 रुपया इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आप समझ रहे हो वो चीज़ों को। इसी तरीके की मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक लेवल का हर चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो डिफरेंस पैदा करेंगे, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
आपका बस लॉजिक चेक कर रहा है कि क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, देखो एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसका भरने में 2 and 1/3 घंटा लगते हैं, मतलब 1/3 बढ़ गया। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2 1/3 बढ़ गया, तो भरी हुई टंकी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। मान लो कोई टंकी था, ठीक है, जिसको एक पंप जो है 2 घंटे में भर देता है, और पंप भर देता है 2 घंटे में भर देता है। ठीक है, बट क्या है कि उसी पंप में अगर एक लीक हो जाता है या कोई छेदा हो जाता है, तो इसी को भरने के लिए कितना लग जाता है, आपको कितना लग जाता है, 2 1/3 आवर लग जाता है, मतलब 7/2 आवर लग जाता है। तो बोला है कि मान लो अगर ये टैंक पूरा फुल हो, ठीक है, और तब छेदा अगर खोल दिया जाए तो कितने देर में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा, इसको आप विदिन ए सेकेंड भी कर सकते हो, मतलब विदाउट पेन उठाए। अगर आपने मेरा पहले का लेक्चर देखा, अभी मैं बेसिक से कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि जो फुल करता है, मतलब जो भरता है, वो पाइप है F, और F - L ये क्या है, फिल भी करता है और निकालता भी है। तो ये पहला वाला क्या है, 2 घंटे में भर देता है। दूसरा वाला क्या है आपका, उस समय क्या होता है, फिल भी हो रहा है और निकल भी रहा है, तब क्या होता है, 2 1/3 लगता है, मतलब 7/2 आवर लगता है। ठीक है, ये आवर है। ठीक है, इसका एलसीएम लोग, एलसीएम आपको पता है, मैंने लेने बहुत बार सिखाया है। ठीक है, रेशियो में भी हो तो कोई प्रॉब्लम, बस ऊपर का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 14 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको इससे देखो, 1 डे इसका, एक दिन का काम कितना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा, 7 2 जा 14, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब ध्यान से समझना, F - L का एक दिन का जो काम है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, और F का सिर्फ कितना है, मेरा यहाँ 7 है, तो मैं 7 माइनस यहाँ 4 कर सकता हूँ। ठीक है, ये 6 होगा ना, आई थिंक, ये क्योंकि ये 7/3 है। ठीक है, सॉरी, ये 6 होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, ये 14 है, इसको आप 7/3 से काटोगे, 7 2 जा 14, ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 है। ठीक है, तो F - L, ठीक है, तो ये कितना मुझे दिया हुआ है, ये 6 है। ठीक है, समझ में आया। तो ये F - L मुझे 6 दिया हुआ है, तो F की जगह मैंने 7 लिखा, L की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ 6 रख दूंगा। L का मुझे इफिशियंसी निकल जाएगा जो कि है 1, मतलब L का एक घंटा का, ठीक है, जो काम है वो कितना है, वो 1 यूनिट होता है। तो टोटल मुझे कितना देगा, 14/1 करोगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटा लग जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक मतलब होता है आपका HCF, ठीक है, और LCM जो दिया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ठीक है, आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो थोड़ा स्पीड करेंगे। ठीक है, यदि यह संख्या 20 और 45, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब थोड़ा समझने वाला है, इन द सेंस आपको सिर्फ वो चेक कर रहा है कि आप रटके तो नहीं आओ। देखो HCF जो दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 7, LCM आपका दिया हुआ है आपका 140, और बोला है कि जो जिस 2 नंबर का ये LCM और HCF है, वो 2 नंबर 20 और 45 के बीच में है। ठीक है, तो उस नंबर का आप योग निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है इसको, बहुत ही ईजी, आप इजीली कर लोगे अगर आप पढ़े हुए हो ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको HCF LCM पढ़ा है। जैसे ही आपने देखा HCF मुझे 7 दिया है, तो 2 नंबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हर एक चीज़ समझाया है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये चीज़ कि एक नंबर क्या हो गया 7x, एक क्या हो गया 7y, क्योंकि मैंने आपको समझाया था HCF वो होता है जो चीज़ कॉमन निकाल लिया जाता है। ठीक है, उस लेवल तक मैंने आपको समझाया। चलो, तो 7x 7y ये 2 नंबर हो गया। LCM मुझे दिया 140 था, अगर इन दोनों का LCM लोगो तो क्या हो जाएगा, 7 तो कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 7xy = 140। ठीक है, तो यहाँ से काट दो, तो xy का क्या हो गया, 20 हो गया। तो अब देखो, जब xy मुझे 20 मिल गया, ठीक है, तब क्या क्या हो सकता है, और मेरे पास क्या हो सकता है, xy में अब कॉम्बिनेशन लेता हूँ, ये 10 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, यही कंडीशन बनते हैं। ठीक है, या 10 इधर हो सकता है, 2 इधर हो सकता है, बट कोई उससे मतलब होगा नहीं क्योंकि दोनों ही मेरा 7 7 है। तो क्या ये पहला वाला कंडीशन हो सकता है, देखो पहला अगर यहाँ 10 रखते हो तो ये 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14, पर मेरा इन दोनों के बीच ही रहना है। तो दूसरा मैं चेक करूंगा, क्या दूसरा पॉसिबल है, हाँ दूसरा में अगर 7 × 4 रखूंगा तो 28, और 7 बचे, ये हो जाएगा आपका 35। तो दोनों नंबर जो एक है 28, एक है 35। ठीक है,
अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 63, तो आंसर हो जाएगा 63। आप सोचोगे क्या ये सर सही है? एकदम सही। अगर आपने हमसे पढ़ रखा है तो आप विद इन ए सेकेंड इसको चेक भी कर लोगे। इन दोनों को देखो क्योंकि HCF मुझे पता है इन लोगों का 7 है, मैंने आपको HCF निकालने सिखाया था। दोनों को डिफरेंस निकालो, जो आएगा वही HCF होगा या उसका मल्टीपल HCF होगा। तो देखो इसको जैसे करोगे माइनस, तो 7 आएगा, 7 इसका HCF। ये भी नहीं होता, इसका LCM निकाल के देखो, LCM भी मैंने विद इन ए सेकेंड आपको निकालना सिखाया, LCM भी 140 इसका आएगा। तो क्वेश्चंस गलती होंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आगे से पीछे से जिस तरीके से पूरा घुमा सकता है, हर चीज बताया किस तरीके से समझना है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ोगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं, ठीक है, कोर्स जो मैंने बनाया वो देखोगे ही नहीं, उसको रिवाइज ही नहीं करोगे। 100 से ज्यादा मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया, ठीक है। चलो, जो मैंने बोला है ना 80+ क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएंगे 80+, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और GS का भी मैंने बताया कि किस किस तरीके से आपको फॉलो करना है, जाके करो और पढ़ो, ठीक है। देखो x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, यदि वे एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो y अकेले उसी का, और घबरा नहीं जाना है, ठीक है। मैं कोई मतलब स्पेस से क्वेश्चंस नहीं लाई, ये सब क्वेश्चंस वही हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा लॉजिकल सब क्वेश्चन है, बाकी सब मैंने कराया, पढ़ो जाके वो सबको। x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो अब ध्यान से समझो बोला क्या, एक x है एक y है, ठीक है। x क्या बोलता है, x 1/6 समय में y के आधे काम करता है, ठीक है। तो मान लेता हूं कि मैं जो y जो है पूरा काम कितने में करता है, 6 आवर में कर देता है, ठीक है। तो जब x जो है 1/6 समय में पूरा काम, तो कोई भी एक काम है जो अगर y जो है, अब मैं यहाँ 6 क्यों लिया हूं, क्योंकि ये कट जाएगा, इसलिए नीचे जो दिया होता है वही ले लेना है, ठीक है। तो 1/6 समय में y के आधे काम के बराबर करता है, तो 1/6 में जब वो आधा कर लेता है तो 2/6 में क्या कर लेगा, वो पूरा कर लेगा। तो 2/6 किसका समय, ये मैंने मान लिया कि जो y मतलब आपका जो y जो है उस काम को 6 घंटे में कर लेता है, ठीक है। तो 1/6 समय में x क्या है, आधा काम कर लेता है जितना कि y करता है, तो 2/6 में कितना कर लेगा, पूरा काम कर लेगा, तो 2/6 of 6, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा कि हमारा ये निकल जाएगा कि y जो है उस काम को 6 घंटे में करता है और ये इसको 2 घंटे में करता है। ये क्या निकल गया, आपका आवर निकल गया, ठीक है। अब मैंने आपको चीज बताया था कि कोई अगर x है ये y है, अगर ये a आवर में करता है और ये b आवर में करता है, तो दोनों कितने आवर में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, a इंटू बी, A+B। मैंने ये चीज़ बताया, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया हैं, विद इन ए सेकेंड कैसे किया जाता है इसको, वो सब चीज़ भी बताया, ठीक है, वो नहीं डिस्कस नहीं करेंगे। 2 × 6 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और ये वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 10, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो यहाँ, ठीक है, तो 1 यूनिट का आप इधर से देख लेना, 1 यूनिट का जो यहाँ से ये 5 हो जाएगा, 5, तो 8 इंटू इसको यहाँ से आप 5 से काट सकते हो, ठीक है। तो 8 × 5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू मुझे मिल गया कितना, 8 × 5/6। तो मुझे क्या निकालना है, y कितने दिन में करेंगे, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 6 कर दो, कट जाएगा आपका 40, इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सॉल्व करो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो 40 आवर इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज अगर आज जिसने 10 आउट ऑफ 10 किया, मतलब वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बनाता है, चीजों को समझता भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी बहुभुज, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा है क्योंकि बहुत बार आया है। बहुभुज मतलब होता है पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन होता है। अब देखो यदि किसी बहुभुज के विकर्ण, अब याद रखना कि नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका n-3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, यहाँ विकर्ण की संख्या दिया है, ठीक है, मैक्सिमम चांस आपको नंबर ऑफ पूछ लेगा कि किस टाइप का पॉलीगॉन बनेगा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स पूछ लेगा, आपको डायगोनल निकालने बोलेगा, ठीक है। पर यहाँ कोई बात नहीं है, डायगोनल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या है। देखो तो नंबर ऑफ डायगोनल, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 9 है, डायगोनल कितना है 9 दिया हुआ है, ठीक है। और साइड्स मुझे निकालना है, तो इसको n ही रखूंगा, इसको n रखूंगा, इसको n, और इधर 2 ला दूंगा, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, n² में आ जाएगा, पर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 6 वाला रखोगे तो ये देखो यहाँ 6 रखो, 6 - 3 कितना होता है, यहाँ 3 होता है, तो इधर भी 18 आ गया। मतलब
नंबर ऑफ साइड्स का वैल्यू n जो है ना, यहाँ याद रखना, ये नंबर ऑफ डायगोनल, और n का जो वैल्यू होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो n जो हो जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा कितना, चलो 18, 6, क्योंकि n का वैल्यू मैंने कितना लिख दिया 6, ठीक है। तो n आ गया आपका, आप समझ गए ना, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाया, नहीं तो आपको लिखना होता n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 3n फिर से माइनस 18, उसको फिर से सॉल्व कर, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली n का वैल्यू लिखो। तो n मुझे कितना मिल गया 6, मतलब ये क्या है, हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन है, तो n का वैल्यू 6, ये 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते, अब ये देखो, ये इधर काटना है इसको, ठीक है। 5 ये क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस वही ढाले हैं अलग अलग पेपर से, सिविल सर्विस से भी मैंने पेपर लिए, अलग अलग जगह से लिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक चीज मैंने आपको याद, अगर आपको याद हो, अगर मुझसे आप शुरू से जो, तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि एक अगर पैटर्न आपको याद हो, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पैटर्न से, वो है आपका सर्कल के अंदर वो कुछ दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सर्कल के साथ कॉम्बिनेशन हो, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, याद रखना। जब मैंने पढ़ाया था आपको तो बहुत सारे प्रॉपर्टी भी मैंने कहा, उतना करके जाओ, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब होता है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल के भीतर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा, देखो तो सबसे बड़ा, तो आपको अगर वर्ग बनाना है तो आपको यहीं से कहीं से लेना पड़ेगा। अब बोलोगे सर वो क्यों, वो इसलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से लेते हो ना तो वो वर्ग बनेगा ही नहीं, वो रेक्टेंगल बन जाएगा, मुझे वर्ग चाहिए, ठीक है। तो पूछा है उसके बाद कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त के भीतर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। देखो ये जब भी आए ना, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसका एक थ्योरम बता देता हूँ, ठीक है, कि ये सेंटर हो, ठीक है, और ये रेडियस, को आप निकाल भी सकते हो, कभी टाइम मिलेगा तो बताया जाएगा। यहाँ रेडियस, ठीक है, ये ए है आपका, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, जब भी इस टाइप का आएगा ना, आप हमेशा याद रखना इसका क्या होता है, 4/5 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर से मैं लिख देता हूँ 4/5, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ए दिया होगा आर पूछ लेगा, आर दिया होगा ए पूछ लेगा, तो मुझे इसमें आर दिया हुआ है, ठीक है, आर कितना दिया है मुझे 25, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25, या 5 इंटू 5 लिख लो, यहाँ से गए 5 से 5 कट गया, रूट ऊपर चला देगा तो ये 4 इंटू 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2√5, तो 2√5 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये नहीं कि मूर्खता के जैसे बस कर लिया और छोड़ दिया, अब अपने कॉपी में जाओगे, ठीक है, आपका जो नोटबुक मैंने बनवाया है उसमें एक सेमी सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करोगे, और जितने प्रॉपर्टी मैंने करवाए हैं आपको, सर्कल जो भी मैंने पढ़ाया था सबके सब लिखना है आपको, ठीक है। ये कोर्स वाले लोग से मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ कि आपको तो सब चीज़ पढ़ाया हुआ है, लिख लेना, ठीक है। इसको जाओ इस तरीके से बनाओ, यहाँ एक रेडियस बना लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आर बना लो। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है 4/5, ठीक है, आपका यहाँ रेडियस स्क्वायर और यहाँ आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ये जाके लिख लेना। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि एलसीएम एचसीएफ तो आप मतलब मास्टर बन जाओगे जाके, अगर वीडियो अगर आपने समझ लिया तो। देखो जितने लोग ने भी कराया ना, जहां से मैंने क्वेश्चंस भी लिया, उन लोग अभी भी जो मेथड होता है ना, और मतलब वो मतलब वही कन्वेंशनल मेथड कर रहे हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, 4:3 एलसीएम इसका 120 है, तो एचसीएफ कितना होगा। अब विद इन सेकेंड कैसे निकालोगे, जब भी कोई चीज रेशियो में होता है, ठीक है, रेशियो में होता है तो क्या होता है, उसका दोनों का जो कॉमन चीज निकाल लिया जाता है, ठीक है, तो जो निकाल लिया जाता है वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। आशा करता हूं आप ये समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको समझाया ये चीज, ठीक है। चलो एक बार ये चीज मैं समझा देता हूं। जैसे कि 20 है, ठीक है, और ये 10 है, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो देखो एचसीएफ इसका कितना होगा, जैसे इसको अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 × 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 2 लिख सकता हूँ, फिर से इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 2 × 2, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 जो है इसका कॉमन है, ठीक है, 10 तो 10 क्या है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 आप जब निकाल लोगे ना, तो देखो 20/10 को आप रेशियो में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, तो 10 आपका ये एचसीएफ हो गया। फिर से बोला एचसीएफ एलसीएम वाला जाके आप देखना, विद इन ए सेकंड कर लोगे। देखो अब इसको देखो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन ईजी है, इसको 4x ले लिया और ये आपका 3x ले लिया, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12x आ जाएगा, राइट। और जो ये 12x जो है मुझे क्या है, मुझे ये दिया हुआ है, एलसीएम कितना जो है 100,
तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10, और 10 ही क्या है आपका HCF है, तो n से इसका 10 हो जाएगा। अगर जिसको समझ में आया, अगर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, अब 10 यहाँ दोनों में डालेगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब इसका LCM निकालेगा, अगर LCM भी HCF निकालेगा और वो भी चीज़ मैंने आपको बताया, डायरेक्ट डिफरेंस लो तो कितना आ जाएगा 10 आपका HCF होगा। ये वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, मैथ्स इस तरीके से काम करता है, किधर से भी घुमाओ, ठीक है, बस आपको समझना है। ठीक है, आप आंसर निकाल लोगे। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, अब ध्यान से समझना। एक चीज में इससे पहले आपको समझा दूं कि किसी चीज को, ठीक है, आप इस तरीके से लिखते हो 3 1/2 लिख दो, ठीक है, या 3 + 1/2 लिख दो, ये चीज सेम है। अब देखो कैसे, तो अगर इसको लिखते हो 3 1/2, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 6 7 7/2, और यही अगर ये प्लस में तो इसको कैसे लिखते हो 2 3 2 जा 6 + 1 7/2। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, ये चीज आपको समझ, बस आपको यहाँ यही समझना है और कुछ नहीं। अगर इतना दिमाग में आ गया था तो आप ये इजीली कर लोगे, अगर नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटू 45/99 मैंने कर लिया, और ये हो गया आपका यहाँ 99। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 999 इंटू 99, ये बीच में प्लस दे सकते हो यहाँ, प्लस 45/99 इंटू 99, बस यही समझना था, यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है, ये हो गया आपका 45, इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो अब ये क्या है, 999 है, तो 1000 इसको पूरा ले लो। ठीक है, 1000 पूरा ले लो, इसे -1 कर दो, ये 99 कर दो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपको ईजी हो जाएगी, नहीं तो आप फिर इसको आपको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 99। ठीक है, और कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा यहाँ आपका, 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो हो जाएगा, समझ में आया। और -99 + 45, तो यहाँ से 45 काटो, ये जब इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये जो आपका आ जाएगा। देखो एक चीज़ और, अब ये नहीं कि आप पूरा ही सॉल्व करने लग जाना। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो ये 45 है और ये 90, यहाँ माइनस करो तो कितना, 90 में से अगर 45 गया तो 45। ठीक है, 45 बचेगा, प्लस ये 9 भी है, तो यहाँ हो जाएगा 54, मतलब 9900 - 54। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब लास्ट का बस चेक कर लो, 10 में से 4 गया 6 6 एक ही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए हर दिन। देखो एक चीज में और क्या करने वाला हूँ, जैसे कि 10 क्वेश्चन है ना, जो रीजनिंग का जो पार्ट होगा उसमें मैं हमेशा एक चीज में आपको करवाऊंगा, वो होगा आपका सीरीज के क्वेश्चंस और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों चीज आपको परेशान कर सकता है, बाकी सब चीज मैंने पढ़ाया है, ये आपको रिवीजन में करवा दूंगा, चाहे वो कैलेंडर हो, आपका डायरेक्शन हो, हर एक चीज आपको मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो अगर अभी भी नहीं जुड़े हो, ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास इनफ, आप इसको ये कोर्स आप एनरोल करो, नॉमिनल चार्जेस दो। ठीक है, और जो हर दिन आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं वो ग्रुप में, ठीक है, आप पूरा का पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ सकते हो फुल कोर्स लेके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आज रात को 9 बजे हम लोग लाइव फिर से करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर से मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। सो थैंक यू सो मच। नीचे आपका व्हाट्सअप का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।